तो लिखिएगा इन 1632 सारा टाइम सीई चल रहा है, ठीक है ना। अगर सीई नहीं भी लिखा है तो आपको सीई ही लेकर चलना है। तो लिखिएगा इन 1632 शाहजहां डिफीटेड द पोर्टुगीज कहाँ पर, नियर हुगली ड्यू टू द रेगुलर abuse of trading privilege by them। तो इसने क्या किया था, 1632 में शाहजहां ने किसको, पोर्टुगीज को पर अटैक करके उनको हराया था। क्यों, सबक सिखाया था, कहा जाए तो एक तरह से सबक सिखाया था। क्यों सबक सिखाया था, क्योंकि जो ट्रेड की ट्रीटी उनको दी गई थी, जो छूट दी जाती थी, उसका वो बार बार क्या करते थे, मिसयूज करते थे। इस वजह से उनको वहां से इसने हटाया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। शाहजहां के टाइम पर क्या हुआ, कांधार मुगल के कंट्रोल से हमेशा के लिए चला गया। तो लिखिएगा कैसे, इन 1639 शाहजहां secured Kandahar and immediately Shahjahan secured Kandahar and immediately fortified it। तो कहानी ये है कि अकबर ने जीता था कांधार पर्सिया के राजा से। जहांगीर के टाइम पर वो कांधार फिर से कहाँ चला गया, पर्सिया के कंट्रोल में गया। जहांगीर ने पूरी कोशिश की किसी तरह से कांधार को जीतने की। उसने क्या किया, ओटोमन अंपायर वगैरह और उज्बेक के साथ क्या किया, एक ट्रीटी अलायंस बनाने की कोशिश की, पर वो सक्सेस नहीं हो पाया। उससे पहले उसकी डेथ हो गई। तो उसके डेथ के बाद 1639 में शाहजहां की कोशिशों से मुगल साम्राज्य में फिर से क्या हुआ, कांधार को जीतने में सक्सेस हुआ। लेकिन अब इसने कहा कि वहां पर फोर्टिफिकेशन कर दो। जीता और सोचा कि वहां पर फोर्टिफिकेशन कर दे ताकि फिर से ये हमारे हाथ से ना जा पाए। लेकिन जब तक ये फोर्टिफिकेशन का काम होता, उससे पहले ही पर्सिया के राजा ने वहां अटैक करके फिर से कांधार को जीत लिया। तो लिखिएगा, बट पर्सिया wrested कांधार फ्रॉम मुगल्स। wrested कांधार फ्रॉम द मुगल्स। तो अभी ये जीत कर वहाँ फोर्टिफाइड करके उसको किले को मजबूत बनाता, वहाँ अपनी सेना तैनात करता ताकि हम वहाँ अपने आप को मजबूत कर लें। उससे पहले पर्सिया ने क्या किया, मुगल सेना को वहाँ से हटाकर फिर से कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। अब इसके कुछ समय बाद फिर से शाहजहां ने क्या किया, कैंपेन लॉन्च किया कांधार को जीतने का। तो लिखिएगा, इन 1649 शाहजहां launched a prolonged
campaign in the north west frontier to recover Kandahar, but all the campaigns failed। पर सारे कैंपेन फेल हो गए। ठीक है। और धीरे धीरे शाहजहां को ये समझ आ गया कि वहां पर अब एनर्जी वेस्ट करना बेकार है, तो इसने वहां पर अब कैंपेन को किया बंद, और इस तरह से कांधार हमेशा के लिए मुगल सल्तनत के हाथों से चला गया। तो लिखिएगा, ग्रेजुअली शाहजहां realized the futility of his ambition and stopped his campaigns by this futility of his ambitions and stopped his campaigns. By this there was permanent loss of Kandahar for मुगल एम्पायर। तो इस तरह से कांधार हमेशा के लिए मुगल एम्पायर के हाथों से चला गया। ठीक है, यहां तक लिख लिया। अब इसके आगे कांधार के बारे में आपसे जो क्वेश्चन बनेगा ना, वो क्वेश्चन बनेगा कौन सा? सिंपल सा आपसे क्वेश्चन बनेगा प्री में, और प्री में फैक्चुअल क्वेश्चन बनेगा कि कांधार आया किसके टाइम पर? तो अकबर के टाइम पर। गया किसके टाइम पर? जहांगीर के टाइम पर। दोबारा किसके टाइम पर आया? शाहजहां के टाइम पर, लेकिन कुछ समय के लिए। और परमानेंटली किसके टाइम पर लॉस हुआ? तो शाहजहां के टाइम पर। तो अकबर के टाइम पर आया और परमानेंटली लॉस है शाहजहां के टाइम पर। तो बस आपको वो याद रखना है कि कब कांधार अकबर ने जीता, फिर कब कांधार जहांगीर के हाथ से गया, फिर कांधार को कब शाहजहां ने जीता, और कब परमानेंटली चला गया। ये आपको याद रखना होगा ईयर के साथ। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा द सिक्स्थ सिख गुरु हर गोविंद सिंह conflict with Mughals took place during the reign of शाहजहां। तो आपको क्या याद रखना है? थर्ड सिख गुरु
किसके टाइम पर? अकबर के टाइम पर। फिफ्थ सिख गुरु जहांगीर के टाइम पर। सिक्स्थ सिख गुरु कौन? हरगोविंद सिंह शाहजहां के टाइम पर। तो ये क्या है? ये मैच द कॉलम या ट्रू एंड फॉल्स में ये क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिएगा। ही अपॉइंटेड प्रिंस औरंगजेब as the governor of Deccan in 1636। तो वो यहाँ पर लिखवा दिया ये पॉइंट, क्योंकि आपको बताया कि डेक्कन का पूरा प्रॉब्लम कौन सॉल्व करता है? औरंगजेब। और वो सॉल्व होने के बदले वो प्रॉब्लम और क्या होती है? डिक्लाइन की तरफ पहुंचा देती है। किसको? मुगल सल्तनत को। तो ये यहाँ तक तो ये पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री थी शाहजहां की। इससे बड़ा योगदान शाहजहां का किस में है? आर्ट और आर्किटेक्चर में शाहजहां का सबसे बड़ा योगदान है। कहा जाता है कि शाहजहां के टाइम पर मुगल सल्तनत का आर्ट और आर्किटेक्चर अपने जेनिथ पर था, या शाहजहां के रेन को मुगल सल्तनत का गोल्डन एज कहा जाता है। तो इस पॉइंट को भी लिख लीजिए, शाहजहां रेन इज कंसीडर्ड एज द गोल्डन एज of the Mughal एम्पायर। मुगल एम्पायर का गोल्डन एज कहा जाता है शाहजहां के रेन को, हर मामले में, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हाँ, इसने एक शहर भी बसाया था। तो लिखिएगा, शाहजहां led the foundation of a town जिसका नाम क्या है? शाहजहानाबाद। क्या नाम से जानते हैं हम लोग उसको? शाहजहानाबाद के नाम से जाना जाता है। तो लिख लीजिए, हाँ ठीक है, लिखिए, ए टाउन शाहजहानाबाद। तो इसी के नाम से है, शाहजहां के नाम से शाहजहानाबाद, ठीक है ना। नेक्स्ट इसका और भी काम लिख लेते हैं यहीं पर। तो लिखिएगा, क्या क्या बना? तो कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या बना? तो लिखिएगा, ही बिल्ट क्या? ताजमहल। कहाँ पर? एट आगरा। ये तो बताने की जरूरत नहीं है। अब ताजमहल की आर्किटेक्चर, उसकी खूबसूरती और उसके बारे में जो डिटेल है वो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? आर्ट और आर्किटेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, मतलब एक तरह से कहा जाए कि मॉस्क बिल्डिंग, जो मॉस्क की बिल्डिंग बनाने का जो कारीगरी होती है, ये इसके टाइम पर अपने पीक पर थी। इसके बाद मॉस्क इतने अच्छे अच्छे नहीं बने। तो ही बिल्ट ताजमहल एट आगरा। नेक्स्ट, मोती मस्जिद
ये भी कहाँ है? एट आगरा। ये लाल किला फोर्ट के अंदर है। और ये क्या है? इंटायरली, लिखिए, इंटायरली इन वाइट मार्बल। वाइट मार्बल में बनाई गई पूरी मोती मस्जिद। कहाँ पर? आगरा के लाल किले में। नेक्स्ट लिखिए, शीश महल। शीश महल एंड कौन है? हाँ, मुसम्मन, मुसम्मन बुर्ज। ये भी कहाँ पर है? एट आगरा। ठीक है ना? शीश महल एंड मुसम्मल बुर्ज। नेक्स्ट लिखिएगा, और कौन सा? BURJ बुर्ज, शीश महल एंड मुसम्मन, MAN, मुसम्मन बुर्ज। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, जामा मस्जिद। ये कहाँ पर है? एट दिल्ली। अब ये दिल्ली की तरफ रुख करेगा। ठीक है ना? तो इसके बाद फिर क्या बनाएगा? रेड फोर्ट, जहाँ से अपना राष्ट्र ध्वज फहराया जाता है 15 अगस्त और गणतंत्र दिवस के दिन। रेड फोर्ट एट दिल्ली, लाल किला। जो बड़ा मेन लाल किला है वो तो कहाँ है? वो तो कहाँ पर है? आगरा में है। ये लाल किला छोटा है उससे। किसके द्वारा बनाया गया? शाहजहां के द्वारा। और लाल किला जो बनवाया है, इस लाल किले के अंदर, इस लाल किले के अंदर बहुत से अच्छे भी अलग अलग चीजें बनी हैं। जैसे लाल किले का एक पार्ट है जिसको कहा जाता है रंग महल। वो लाल किला जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ बताऊंगा आपको। रंग महल। एक है दीवाने आम, यहाँ पर आम पब्लिक आया करती थी, यानी कि दरबार लगा करता था। फिर है दीवाने खास, यहाँ पर इम्पोर्टेंट लोग या एम्बेसडर या जो दूसरे राजा या उसके लोग आते थे, वहाँ पर इनसे मुलाकात होती थी। तो ये क्या है? दीवाने खास। तो ये सब उसके हिस्से हैं। किसके? रेड फोर्ट के। और बहुत ही खूबसूरत। और इसी दीवाने खास में क्या रखा था? पीकॉक थ्रोन, जो क्या कहते हैं, मोर के शेप में जो सिंहासन बना था, बहुत ही महंगा और बहुत ही खूबसूरत। सारे जो, और इसी दीवाने खास को ही वो कहता था कि अगर कहीं जन्नत है तो इस दुनिया पे वो यहीं है। कश्मीर के लिए नहीं कहा था उसने, उसने दीवाने खास के लिए कहा था। ठीक है ना? नेक्स्ट लिख लीजिए, दीवाने आम, दीवाने खास। ठीक है। दीवाने आम में आम पब्लिक से वो मुलाकात, यानी कि दरबार लगा करता था। आम जनता वहां पर जाकर अपने दुख दर्द और अपनी शिकायतें कर सकती थी, अपने बातें रख सकती थी। तो दीवाने खास में वो स्पेशल लोगों से मिला करता था। साथ में उसने क्या बनवाया? लिखिए, शालीमार बाग। ये कहाँ बनवाया? इन लाहौर, लाहौर में शालीमार बाग। और शाहजहानाबाद बनवाया साथ में। ये भी चाहिए तो अभी यहीं पर नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, शालीमार बाग इन लाहौर। और यहीं पर आप नोट डाउन कर लीजिए, क्या अलग पॉइंट लिखिए, ही गॉट, लिखिएगा, ही गॉट BEBADAL, बेबदल खां, बेबदल खां, टू बिल्ट द पीकॉक थ्रोन। तो जो मयूर सिंहासन था, जिसमें न जाने कितने हीरे जवाहरात नवरत्न सेमी प्रीसियस स्टोन्स लगे थे,
वो उस पिकॉक थॉर्न को किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था खुद को बैठने के लिए। ठीक है ना? तो इस तरह से शाहजहां के ये कंस्ट्रक्शन है। साथ में इसने आर्किटेक्ट के साथ साथ इसने क्या किया था, एक तरह से देखा जाए तो बहुत से इसने क्या कहते हैं, लिटरेरी वर्क को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था। तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, शाहजहां के अभी तक आर्ट और आर्किटेक्चर को, कुछ इसने अपने यहाँ लिटरेरी वर्क भी हुए, उसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और फिर देखेंगे कैसे इसके बच्चों यानी कि दारा शिकोह, औरंगजेब, इन सब में कैसे वॉर ऑफ सक्सेशन चला और फिर उसमें कौन, औरंगजेब जीता। इस तरह से हम लोग देखेंगे शाहजहां का कार्यकाल खत्म होता है और फिर औरंगजेब का शुरू होता है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ लाइक द वीडियोज़, सब्सक्राइब द चैनल। और जितनी बार आप वीडियोज़ को देखेंगे, थोड़ा लिखने की वजह से आपको लगता हो कि धीरे चल रहा हूँ, लेकिन आप इसको लिखते हुए आप जब चलोगे तो एक बार लिखोगे, दूसरी बार आप फिर सुनोगे वीडियो को, तो आपको क्या हो जाएगा कि एक बार जब इस 2 बार आप इसको कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कि फिर तीसरी बार आपको कोई और क्लास करने की ज़रूरत पड़े या कहीं और जाने की ज़रूरत पड़े। यहाँ पर जितने कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं ये हर एग्ज़ाम के लिए सफिशियंट है। यूपीएससी हो, चाहे यूपी पीएससी हो, चाहे बिहार बीपीएससी हो, हर एग्ज़ाम के लिए ये आपके लिए क्या है, 100% कंटेंट, 100 तो नहीं 99% कंटेंट आपको यहाँ मिलेगा। एक दो क्वेश्चन तो हर जगह कहीं ना कहीं ऐसे पूछे जाते हैं जो कोई नहीं सॉल्व कर सकता, तो वो उसके लिए परेशानी हो, लेकिन यहाँ आप कम से कम ये कोशिश करें कि आप 90% क्वेश्चन तो यहाँ से आप सॉल्व करके आओगे, ये श्योर है। क्योंकि जो कंटेंट ये तैयार किया गया है ये ऐसे नहीं किया गया है, ये जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं उन क्वेश्चन पेपर्स को देखकर ये कंटेंट बनाया गया है कि क्या पूछे जाते हैं, उसी बेसिस पर आपको ये कंटेंट बनाकर दिया जा रहा है। और लिखने से आप इसको देखकर एक बार जब लिखोगे तो लिखने से क्या होगा कि कम से कम आपके नोट्स भी बनेंगे, और एक बार लिखोगे दूसरी बार आप उसको सुनोगे वीडियोस को और पढ़ते चलो। पहली बार लिखो, दूसरी बार सुनते हुए उसको पढ़ते चलिए, नोट्स को, अपने आप चीज़ें रिवाइज होती चली जाएंगी। और 2 बार अगर आप इस तरह कर लिए तो फिर तीसरी बार तो आपको सिर्फ देखना है और शॉर्ट नोट बनाते चले जाना है। और मैंने हर जगह लॉजिक और पुराना और नया लिंकेज आपको बता के रखा है, कहाँ से कौन सा लिंक होता है। अगर आप ऐसा करते जाओगे तो यहाँ से आपको फिर शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जिसका आप जवाब न दे पाओ, चाहे यूपीएससी पूछ ले, चाहे बिहार बीपीएससी पूछे, चाहे यूपी पीसीएस पूछे, हर जगह के सवाल आप कर ले जाओगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड वंस अगेन प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। और इत्मीनान से थोड़ा देखिए, किसी भी जो तैयार करने में टाइम लगता है, ये आपका बेस बनाया जा रहा है और हर तरह के स्टूडेंट के लिए ये वीडियोज़ हैं। ठीक है, इसको देखिए। और जिनको लगता है कि वो लोगों की स्पीड मतलब उन्होंने पढ़ चुके उनकी, तो आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके आप देख लोगे, स्पीड बढ़ाकर देख लोगे तो भी आपको आपका समय बच जाएगा। और जिनको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है वो इसको नॉर्मल स्पीड पे देखें और अपने नोट्स बनाते चलें। तब लगे थैंक यू वेरी मच एंड वंस अगेन प्लीज़ लाइक द वीडियोज, सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको जैसे वीडियो अपलोड हो आपको मिल जाए। हाँ, कोर्स ख़त्म होने के बाद मैं शॉर्ट नोट की भी वीडियो डालूंगा, रिवीजन की भी वीडियो आपको मिलेंगे, लेकिन एक बार पहले डिटेल से पढ़िए, फिर शॉर्ट नोट पढ़िए, उसके बाद फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो मिलेगी। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा डिटेल में एक एक चीज़ तैयार भी हो जाएगी, फिर आपकी शॉर्ट नोट से आपके रिवीजन भी होंगे और फिर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आपके प्रैक्टिस भी हो जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियोज़, थैंक यू।